Hello student. In this lecture, we start the next unit, unit number 4. The name of unit is CPU scheduling and algorithm. Total allocated marks for this unit as per the MSBT syllabus is 14. And today's lecture topic from this unit is scheduling types. जैसे कि हमने इससे पहले भी यूनिट नंबर 1, 2 और 3 में डिस्कस किया हुआ है आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है. दैट मीन्स अगर हम ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आज के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करेंगे जिसको हम मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. सो ये डिफरेंसेस किस तरीके से आए हुए हैं? दैट मीन्स कि ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम ये ज़्यादा लग रहा था एज कम्पेयर टू मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये अपडेशन या फिर ये चेंजेस क्यों हो रहे वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं. सो इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने वहाँ पे देखा मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग. यूनिट नंबर 2 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा. यूनिट नंबर 3 में हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसमें क्यूज कौन से रहते हैं, शेड्यूलर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यूनिट नंबर 3 में डिस्कस की है. सो यूनिट नंबर 3 में जो हमने डिस्कस किया हुआ है प्रोसेस शेड्यूलिंग, उस कंसेप्ट की ज़रूरत हमको सबसे ज़्यादा अभी यूनिट नंबर 4 में रहने वाली है. वाई? बिकॉज हमने वहाँ पे ये देखा था देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्यू, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू. जॉब क्यू जो रहेगा उसमें क्या होता है कि ऑल द प्रोसेसेस जनरेटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम is maintained inside the job queue. Those processes are get ready for starting its execution. These processes comes in a ready queue and ready queue is nothing but your RAM. So अगर मैं CPU शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ तो CPU शेड्यूलिंग के हमको इसी यूनिट में पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम. सो CPU शेड्यूलिंग अल्गोरिदम ये अप्लाई होते हैं रैम के ऊपर में जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू. And the role of this algorithm is to select the particular process from the ready queue and send it to the CPU for the execution. So इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस बना हुआ है. इसीलिए हमको CPU शेड्यूलिंग एंड एल्गोरिदम यूनिट नंबर 4 को पढ़ने से पहले हमको ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोसेस शेड्यूलिंग, हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली. सो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 को समझने के लिए हमको यूनिट नंबर 3 को समझना पड़ेगा. वहाँ पे जो क्यूज के बारे में हमने पढ़े हुए, जो हमने वहाँ पे शेड्यूलर्स पढ़े हुए, और वहाँ पे यूनिट नंबर 3 में प्रोसेस शेड्यूलिंग की एक सिंपल सी डायग्राम जो हम यहाँ पे भी देखेंगे, जो हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए, उस डायग्राम का इम्पोर्टेंस और उसका वर्किंग हमको यहाँ पे सही तरीके से समझ में आना चाहिए जब हम स्टार्ट करेंगे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. बट उससे पहले आज के यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, कि शेड्यूलिंग जो होता है तो उसके टाइप्स कौन से. सो द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट शेड्यूलिंग टाइप्स. कि शेड्यूलिंग के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स कौन से, और हर एक का अपना अपना वर्किंग स्टाइल है, तो वो वर्किंग स्टाइल यहाँ पे क्या होगा. दिस इज द प्रीरिक्विसाइट प्रोसेस मैनेजमेंट. जो हमारा यूनिट नंबर 3 था वो यहाँ पे प्रीरिक्विसाइट रहेगा. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमको प्रोसेस शेड्यूलिंग का कंसेप्ट जो हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था वो हमको यहाँ पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग स्टाइल ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. सो दिस इज द प्रीरिक्विसाइट प्रोसेस मैनेजमेंट. नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, शेड्यूलिंग टाइप्स. सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली शेड्यूलिंग. द शेड्यूलिंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेस आर शेड्यूल्ड बिफोर यूज. अगर मैं हम यहाँ पे शेड्यूलिंग की बात करते तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन. वाई? बिकॉज जो भी रिसोर्सेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं उन सारे रिसोर्सेस को बिफोर यूज क्या किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है. लेट अस टेक वन एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हम सभी को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली. बट यहाँ पे एक चीज मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली, बट द CPU एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट द वन टाइम. सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करती है
दैट मीन्स कि हमारा सीपीयू एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है. सीपीयू इज अनदर थिंग एंड हार्डवेयर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अनदर थिंग. अगर मैं यहाँ पे रिसोर्सेस के टर्म में इनको समझूँ तो रिसोर्सेस में सीपीयू जो रहेगा ये मेरा हार्डवेयर रहेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मेरा रहेगा सॉफ्टवेयर. सो बोथ आर डिफरेंट. So CPU execute only one process at a time and operating system execute more than one process at a time. वो किस तरीके से होती है हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उसको समझा था. सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रही है फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम सारी की सारी प्रोसेस को फ्लुएंटली एग्जीक्यूट कर रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है कंसेप्ट कौन सा? शेड्यूलिंग का. इसलिए बोला हुआ है कि शेड्यूलिंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन. व्हाई? बिकॉज वी शेड्यूल ऑल द रिसोर्सेस present inside the computer system before use. The CPU is one of the primary computer resource and its scheduling is the central to the operating system design. अगर यहाँ पे अभी मैं बोलूँ कि CPU क्या है तो CPU is a central processing unit and CPU ये हमारा क्या रहेगा? primary computer resource. दिस इज द प्राइमरी कंप्यूटर रिसोर्स. जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि अगर सीपीयू की बात करूँ रिसोर्सेज के टर्म में सो दिस इज द हार्डवेयर और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया. सो अगर हार्डवेयर में सीपीयू है तो सीपीयू हमारा क्या होगा? दिस इज द प्राइमरी कंप्यूटर रिसोर्स और ये हमारा प्राइमरी कंप्यूटर रिसोर्स है. इसीलिए इट्स शेड्यूलिंग इज द सेंट्रल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन. ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी चीज़ें सेम रह सकती है बट यहाँ पे अगर मैं शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ तो जो हमारा शेड्यूलिंग रहेगा ये हमारा सेंट्रल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन रहेगा. मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये हमारा मेन पार्ट रहेगा. क्या? सीपीयू शेड्यूलिंग. वाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कोई दूसरा यूज़ कर रहा हूँ तो हम उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ पे बोलेंगे. जैसा कि हमको आगे के टॉपिक में पढ़ना टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तब हम ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग स्टाइल अलग होगा और अगर उसका वर्किंग स्टाइल अलग हो गया तो वो हमारी किसी दूसरे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगी. CPU scheduling is the process which allows one process to use the CPU while the execution of another process is on hold, that is in the waiting state due to the unavailability of any resource like IO, etc. thereby making full use of CPU. The aim of CPU scheduling is to make the system efficient, fast and fair. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU शेड्यूलिंग क्या कर रहा है कि ये टाइप की प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं किसी एक प्रोसेस को अलॉट कर रहे हैं सीपीयू को और दूसरी प्रोसेस हमारी वेटिंग स्टेट में हो सकती है. दैट मीन्स क्या होगा कि विच अलाउज द वन प्रोसेस टू यूज द सीपीयू व्हाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस इज ऑन होल्ड. अगर किसी दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होल्ड में है दैट मीन्स वेटिंग स्टेट में तो हम किसी दूसरे प्रोसेस को अलाउ कर सकते फॉर द एग्जीक्यूशन. और वो जो प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट में वो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी रिसोर्स लाइक आईओ डिवाइसेस. और इसका पर्पस क्या रहेगा हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का? टू मेक द फुल यूज ऑफ सीपीयू. जैसा ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे हम 100% सीपीयू को यूज नहीं कर पा रहे थे. दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ प्रीवियस मीन्स ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हमने यहाँ पे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया हुआ है कि हमने फोकस किया है टू यूज द CPU 100%. सो द एम ऑफ CPU शेड्यूलिंग इज टू मेक द सिस्टम इफिशिएंट. इसका एम क्या रहेगा हमारा CPU शेड्यूलिंग का कि हमारे सिस्टम जो रहेगी वो इफिशिएंट होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और ये एम हमने अचीव कर लिया. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग. अगर मैं यहाँ पे शेड्यूलिंग की बात करूंगा तो दो टाइप्स के शेड्यूलिंग है. फर्स्ट वन हमारा रहता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग या सेकंड वन इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. सो हम अगर यहाँ पे प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को इन सिंगल लाइन अगर समझने की बात करें तो प्रीएम्प्टिव में ऐसा रहेगा कि प्रीएम्प्टिव में एडजस्टमेंट होगी. आई रिपीट, प्रीएम्प्टिव मतलब एडजस्टमेंट होगी. ओके. एंड नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब क्या? देयर इज नो एडजस्टमेंट. देयर इज अ no adjustment in a non preemptive and there is a adjustment in a preemptive. अगर मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव को समझाने की बात करूँ
सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी 10 पेशेंट वेटिंग में है और एक जो पेशेंट है उसको डॉक्टर चेक कर रहा है, बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट एक पेशेंट फिर से वहाँ पे आया हुआ है जिसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होगा कि डॉक्टर के पास में जो पेशेंट रहेगा उस पेशेंट को डॉक्टर बाहर भेजेगा। करंटली जो पेशेंट डॉक्टर के पास में है, ट्रीटमेंट जो ले रहा है, उस पेशेंट को डॉक्टर बाहर भेजेगा और जो एक्सीडेंटल पेशेंट है उसको वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीएम्प्टिव। एज पर द प्रायोरिटी उसने क्या किया कि करंटली वो जो डॉक्टर था जिस पेशेंट के साथ में बिजी था उसने उसको आउट किया और जो पेशेंट जो इमरजेंसी में आया हुआ ड्यू टू सम एक्सीडेंट उसको उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर द शेड्यूलिंग। सो इसको हम बोलेंगे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर सेम एग्जांपल को मैं नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए दूँ तो किस तरीके से होगा कि सेम एग्जांपल 10 पेशेंट ऑलरेडी बाहर है, उनके नंबर्स वाइज वो 1 बाय 1 अंदर जाने वाले टू मीट द डॉक्टर, और ऑलरेडी एक पेशेंट डॉक्टर के पास में है, डॉक्टर उसको चेक कर रहा है। अभी ड्यू टू सम एक्सीडेंट अगर वहाँ पे एक न्यू पेशेंट आता है जिसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल डॉक्टर क्या कर रहा है उसके पास में जो पेशेंट है उसको ही पहले चेक कर ले रहा है और उसके बाद में जो रिमेनिंग 10 पेशेंट जो बाहर वेट कर रहे थे उन सबको ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट उनकी कर रहा है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दिस टोटल 11 पेशेंट वो जो एक्सीडेंटल पेशेंट है उसको प्रायोरिटी दे रहा है। सो ये जो एग्जाम्पल रहेगा ये रहेगा हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। इसको हम टेक्निकल टर्म में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारे शेड्यूलिंग का? द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सीपीयू शेड्यूलिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि दिस इज अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? सीपीयू शेड्यूलिंग। टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ न्यू फीचर लाइक मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके वजह से जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग है ये हमारे आज के ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट फंक्शन रहेगा। इसीलिए हमको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सीपीयू एंड आई यूटिलाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो वो क्या है हमारा? सीपीयू एंड आई यूटिलाइजेशन। सीपीयू और जो आईओ डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर शेड्यूलिंग होना जरूरी है। सो दिस इज द अनदर शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू यूटिलाइज दिस डिवाइसेस फॉर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जो भी रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम में है उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज करने की कोशिश करेगा और वो चीज अचीव भी कर सकता है। Why? Just because of scheduling. So this is again the another objective of scheduling. The CPU switch from one process to another process and maximum time kept busy. जैसा कि हमने context switching का concept इससे पहले देखा हुआ है कि CPU switch करता है from one process to another process. So ये भी हो सकता है। Why? Just because of scheduling. इस object, so this is again the another objective of CPU scheduling. बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम इज सीपीयू शेड्यूलिंग। जो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, जैसा कि हमने पढ़ा कि पहले सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसके बाद में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, टाइम शेयर आया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया, डिस्ट्रीब्यूटेड आया। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इसका जो फाउंडेशन था वो क्या था? हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर मैं यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ तो सीपीयू शेड्यूलिंग का बेसिक क्या है? सॉरी, मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मल्टी प्रोग्रामिंग का बेसिक क्या है? सो उसका बेसिस क्या रहेगा? सीपीयू शेड्यूलिंग। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हम एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कर पाए। सो दिस इज द शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स।
And this one is last. CPU scheduling is a guideline to execute the processes one by one. And finally क्या हो रहा है कि CPU scheduling क्या है? So it's a one kind of guideline जो operating system हमको provide कर रहा है how to execute the processes one by one. अगर proper तरीके से scheduling नहीं होगी तो जो processes ready queue में है वो processes में से more than one process at the same time CPU के पास में जाके execution CPU के पास में execution के लिए जा सकते हैं. इन दैट केस क्या होगा, डेडलॉक ऑकर होगा और जो हमारा सीपीयू है वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग की हमको जरूरत पड़ती है. सो दीज आर द बेसिक शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट वन इज सीपीयू एंड आईओ बर्स्ट साइकिल. अभी सीपीयू एंड आईओ बर्स्ट साइकिल क्या होता है, तो जब भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है तो वो प्रोसेसेस को सिर्फ प्रोसेसर की ही जरूरत रहेगी, ये कंपलसरी नहीं रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा. हो सकता है उस प्रोसेस को आईओ डिवाइस की भी जरूरत होगी. सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि प्रोसेस को सिंगल वन टाइम प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी और सिंगल वन टाइम आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी. नो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा. दैट मीन्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम प्रोसेसर के पास में जा सकते हैं और नंबर ऑफ टाइम आईओ के पास में जा सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे कि प्रोसेसेस रिक्वायर अल्टरनेट यूज ऑफ प्रोसेसर एंड आईओ इन अ रिपीटेटिव फैशन. प्रोसेसर को एंड आईओ डिवाइसेस को रिपीटेटिव फैशन में यूज कर सकता है अल्टरनेटिवली. ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ सीपीयू बर्स्ट फॉलोड बाय एन आईओ बर्स्ट. हर एक जो साइकिल रहेगी यहाँ पे वो साइकिल कंसिस्ट कैसे होगी, सो सीपीयू बर्स्ट टाइम को फॉलो करेगी यहाँ पे हमारा आईओ बर्स्ट टाइम. प्रोसेस टर्मिनेट ऑन अ सीपीयू बर्स्ट. अगर प्रोसेस मैक्सिमम प्रोसेसेस क्या होगी, टर्मिनेट होगी सीपीयू बर्स्ट के साथ में, मतलब स्टार्ट सीपीयू के साथ में होगी और एंड भी सीपीयू के साथ में होगी. सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैव अ लॉन्गर सीपीयू बर्स्ट देन द आईओ बाउंड प्रोसेसेस. अगर यहाँ पे वो जो प्रोसेस है वो अगर मैक्सिमम टाइम अपना मतलब उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीपीयू की अगर जरूरत पड़ रही है, सो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस. और अगर हम सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैव अ लॉन्गर सीपीयू बर्स्ट देन द आईओ बाउंड प्रोसेसेस. मीन्स व्हाट कि अगर किसी प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है प्रोसेसर की, सो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस. और अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस के जो अपना टाइम स्पेंड करेगी किसके साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू के साथ में, तो हम उसको बोलेंगे सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस. और ऐसी प्रोसेसेस जो रहेंगी उसके लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैव द लॉन्गर सीपीयू बर्स्ट, have the longer CPU burst. That means process spend its maximum time with the CPU. इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं have the longer CPU burst than the IO bound processes. So यहाँ पे IO bound processes होती है and CPU bound process होती है. IO bound process मतलब process execute with the IO devices, then उस process को हम बोलते हैं IO bound process. और processes execute हो रहे ज़्यादा से ज़्यादा CPU के साथ में, हम उसको बोलते हैं CPU bound प्रोसेस. तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैव अ लॉन्गर सीपीयू बर्स्ट. व्हाई? बिकॉज दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद द सीपीयू देन द आईओ बाउंड प्रोसेसेस. दिस डायग्राम शोज द सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट. सो यहाँ पे भी आप देखोगे सेकंड पॉइंट में सीपीयू टाइम्स आर जनरली मच शॉर्टर देन द आईओ टाइम. अगर मैं यहाँ पे सीपीयू के टाइम की बात करूँ तो सीपीयू का टाइम जो रहेगा वो मच शॉर्टर रहेगा दैन एज कम्पेयर टू द आईओ टाइम्स. अभी ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा आईओ डिवाइस की ही ज़रूरत पड़ने वाली है. बट ऐसी कुछ प्रोसेस रहेगी जिसको ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसेसर की. और अगर प्रोसेसर की उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया, हमने पढ़ा हुआ है, अभी भी आपके स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है कि अगर कोई प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू के साथ में अपना टाइम स्पेंड करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बाउंड प्रोसेस. और ऐसे प्रोसेस का जो सीपीयू बर्स्ट होता है, दैट मीन्स सीपीयू बर्स्ट मीन्स व्हाट कि प्रोसेस स्पेंड हिज टाइम विद द सीपीयू, देन दिस इज द सीपीयू बर्स्ट. एंड व्हेन द प्रोसेस स्पेंड हिज टाइम विद द आईओ, देन दिस इज द आईओ बर्स्ट. सो जिस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सीपीयू की होती है इसको हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस. और इन प्रोसेसेस का जो सीपीयू बर्स्ट टाइम है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द आईओ बाउंड प्रोसेसेस. अभी अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम में कंसिडर करो प्रोसेस 1.
प्रोसेस 1 को हमने एग्जीक्यूशन के लिए डाला तो सबसे पहले वो सीपीयू के पास में गई, तो सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूट हो रही है। सो आप देखोगे वहाँ पे डायग्राम में लोड, स्टोर, ऐड, स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल और आगे में करली ब्रेस करके लिखा हुआ सीपीयू बस। दैट मीन्स प्रोसेस इज एग्जीक्यूट विद द सीपीयू। आफ्टर सम टाइम प्रोसेस को जरूरत पड़ी आईओ डिवाइस की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस प्रोसेस को आईओ डिवाइस की तरफ सेंड कर दिया। सो नाउ द प्रोसेस इज एग्जीक्यूट विद द आईओ डिवाइस, सो दिस इज द आईओ बर्स्ट। आफ्टर दैट अगेन उस प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत है, तो वो सीपीयू के पास में आया। सो इस बार है स्टोर इंक्रीमेंट इंडेक्स राइट टू फाइल, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द सीपीयू बर्स्ट। आफ्टर सम टाइम अगेन उसको आईओ डिवाइस की जरूरत है, तो क्या हो रहा है, आईओ बर्स्ट, वेट फॉर एन आईओ, दैट मीन्स आईओ बर्स्ट, अगेन सीपीयू बर्स्ट, अगेन आईओ बर्स्ट, अगेन सीपीयू बर्स्ट, और हो सकता है प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, अदरवाइज फिर से उसको सीपीयू की जरूरत पड़ सकती है। सो ये जो डायग्राम है कंटिन्यूसली आगे तक के बढ़ती जाएगी जब तक कि वो प्रोसेस पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होती। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सीपीयू एंड आईओ बर्स्ट। सो this is all about the CPU bound process and IO bound process. I again repeat, IO bound process means what? When the process execute is maximum time with the IO device, then this is the IO bound process, and when the processes execute the maximum time with the CPU, then this is the CPU bound process. So those processes are belong to the CPU bound process. So ऐसी process का जो CPU burst time रहेगा वो longer रहेगा as compared to the IO bound processes. नेक्स्ट वन, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जो हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है डॉक्टर का। सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, उसी एग्जांपल को अभी हम टेक्निकल टर्म में समझते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग के टर्म में। सो दीज आर द टू टाइप्स, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। सो हम अभी देखते हैं, फर्स्ट वन इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या बोल रहा है, ईच इवन इफ CPU is allocated to one process, CPU can be preempted to other process if the other process is having the higher priority or some other fulfilling criteria। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ऑलरेडी 10 पेशेंट वेटिंग लिस्ट में है और एक पेशेंट को डॉक्टर चेक कर रहा है, बट सडनली अगर किसी एक्सीडेंटल पर्सन कोई एक्सीडेंटल पर्सन वहाँ पे आ जाए तो उसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होगा। सो इन दैट केस डॉक्टर क्या करेगा कि जो 10 पेशेंट ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में है उनको रुका देगा, और करंटली उसके पास में जो पेशेंट था उसको भी वो क्या कर देगा, रुका देगा, लेकिन जो एक्सीडेंटल पर्सन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। सो ये हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए हमने एग्जांपल देखे थे प्रीवियस स्लाइड में। अभी टेक्निकल टर्म में अगर मैं यहाँ पे सीपीयू की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इवन इफ द सीपीयू इज अलोकेटेड टू द वन प्रोसेस, भले ही सीपीयू हमने एक प्रोसेस को अलॉट कर दिया, दैट मीन्स करंटली एक प्रोसेस हमारी सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूट हो रही है, बट स्टिल इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होगा कि सीपीयू कैन बी प्रीएम्प्टेड टू द अदर प्रोसेस। प्रीएम्प्टेड मीन्स व्हाट, कि सीपीयू उस प्रोसेस को छोड़ देगा, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड भेजेगा और सीपीयू से उस प्रोसेस को निकाल लेगा और वो दूसरी प्रोसेस को अलाउ करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन, और जो प्रोसेस निकली हुई है वो प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, सो रिटर्न रेडी क्यू में जाएगी। दैट मीन्स रेडी क्यू से ऑलरेडी वो प्रोसेस निकल के सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन में थी, सीपीयू के साथ में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, बट ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन एक नई प्रोसेस जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आई, और अभी जो प्रोसेस करंटली रेडी क्यू में आई हुई है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। तो इन दैट केस सीपीयू क्या करेगा, जो प्रोसेस उसके पास में थी उसको वापस से रेडी क्यू में डालेगी। तो हमने यूनिट नंबर 3 में प्रोसेस शेड्यूलिंग की डायग्राम देखी थी, उसके पहले हमने देखा था प्रोसेस लाइफ साइकिल। तो हमने वहाँ पे, अगर आप उस डायग्राम को रिवाइज करोगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली समझेगा कि न्यू स्टेट होती है, दैट मीन्स अवर जॉब क्यू, रेडी स्टेट होती है, दैट मीन्स अवर रेडी क्यू। आफ्टर दैट रनिंग स्टेट होती है, रनिंग में से एक एरो फिर से रनिंग से निकल के रेडी में आया था और वहां पे लिखा था क्या, इंटरप्ट। ओके, दिस इज द इंटरप्ट ड्यू प्रोसेस सेंडिंग ड्यू टू द इंटरप्ट। और नीचे में अगर आप एक एरो देखोगे, रनिंग में से निकल के जा रहा था वेटिंग में और वेटिंग में से जा रहा था रेडी क्यू में। तो वो जो इंटरप्ट था वो क्या है, क्योंकि एक नई प्रोसेस जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आई हुई है, उसकी प्रायोरिटी हायर है, और वो जो नई प्रोसेस आई हुई है
वो अदर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहली प्रायोरिटी उस प्रोसेस को देनी पड़ेगी। सो अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को पहली प्रायोरिटी दे रहा है तो करंटली एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस रहेगी उसको वापस हमको कहाँ पे भेजना पड़ेगा, रेडी क्यू में। और रेडी क्यू में हम भेजेंगे क्या करके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरप्ट को कॉल करेंगे और करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में भेज देंगे। और जो हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसको हम एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास में भेज देंगे। सो दिस इज द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज प्रायोरिटाइज द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस शुड ऑलवेज बी द प्रोसेस दैट इज करंटली यूटिलाइज। अगर मैं यहाँ पे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ तो ये टोटली प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम है। यहाँ पे प्रोसेस की प्रायोरिटी देखते हुए या फिर उसके अदर क्राइटेरिया देखते हुए, दैट मीन्स वो अगर अदर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो ये देखते हुए हम यहाँ पे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन डिसाइड करेंगे। द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस शुड ऑलवेज बी द प्रोसेस दैट इज करंटली यूटिलाइज। जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे आने वाली है उसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी चेक करेंगे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेसेस की प्रायोरिटी चेक करेगा एंड आफ्टर दैट वो डिसीजन लेगा कि यहाँ पे इंटरप्ट कॉल करना है या नहीं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार रिपीट करूँ तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ये प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। उसके बाद में द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस शुड ऑलवेज बी द प्रोसेस दैट इज करंटली यूटिलाइज। अगर जो प्रोसेस नई वाली प्रोसेस जो जॉब क्यू से रेडी क्यू में आई हुई है, अगर उसकी प्रायोरिटी हाई है तो सीपीयू के पास में ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस है उसको हम वापस से इंटरप्ट कॉल करके रेडी क्यू में डाल लेंगे। यूनिट नंबर 3 में हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल देखा हुआ है, उस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखेगा। वापस से हम उस करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को रेडी क्यू में डालेंगे और जो नई प्रोसेस आई हुई है जॉब क्यू में से रेडी क्यू में, सो यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या करेगा, उस प्रोसेस को निकाल के एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा सीपीयू के पास में। इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस शुड ऑलवेज बी द प्रोसेस दैट इज करंटली यूटिलाइज। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी वो प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूशन में रहेगी। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए, थ्रूपुट इज लेस एंड इट इज सुटेबल फॉर आरटीएस। अगर मैं यहाँ पे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बात करूँ तो इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे बोला कि थ्रूपुट इज लेस, थ्रूपुट जो हमको मिलने वाला है वो यहाँ पे लेस रहेगा। और बट अगर मैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज बेटर फॉर आरटीएस, जिसको बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला था, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग स्टाइल अलग होगा, और अगर वर्किंग स्टाइल अलग हो गया तो हम उसको अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर रैम के ऊपर में हम प्रीएम्प्टिव टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, उस तरीके से हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए अगर हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की कोडिंग करते हैं तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी वो रहेगी हमारी आरटीएस। सो यहाँ पे कि थ्रूपुट इज लेस, और इस टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ये सूटेबल रहेंगे किसके लिए, आरटीएस के लिए, दैट मीन्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओनली द प्रोसेसेस हैविंग द हायर प्रायोरिटी आर शेड्यूल। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी उसी प्रोसेस को हम सबसे पहले शेड्यूल करेंगे। इट डज नॉट ट्रीट ऑल द प्रोसेस एज इक्वल। दिस इज द मेन पॉइंट जो आप कंपैरिजन ऑफ प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव में लिख सकते हो। क्या कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ये सभी प्रोसेसेस को ट्रीट नहीं कर रही है इक्वली, दैट मीन्स इट डजंट ट्रीट ऑल द प्रोसेसेस एज इक्वल। व्हाई? बिकॉज एक प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में थी सीपीयू के पास, बट एक नई प्रोसेस वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आई हुई है जॉब क्यू टू रेडी क्यू, और उस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो सीपीयू क्या कर रहा, जो करंटली एग्जीक्यूशन में प्रोसेस है उसको रेडी क्यू में डाल रहा है, और जो प्रोसेस नहीं आई हुई जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करा रहा है। दैट्स व्हाई इट डजंट ट्रीट ऑल द प्रोसेस एज इक्वल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई अगेन रिपीट, इट डजंट ट्रीट ऑल द प्रोसेसेस एज इक्वल। एल्गोरिदम डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स, सो देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस फॉर द प्रीएम्प्टिव। एल्गोरिदम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, और सो दैट यहाँ पे देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस फॉर द प्रीएम्प्टिव। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं फॉर द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। यहाँ पे प्रोसेस स्विच करिए कहाँ से कहाँ, रनिंग टू रेडी स्टेट। जैसा
मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सीपीयू के पास में ऑलरेडी एक प्रोसेस थी, बट एक नई प्रोसेस जॉब क्यू टू रेडी क्यू आ चुकी है और उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, तो करंटली एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, भेज देगा फ्रॉम रनिंग स्टेट। दैट मीन्स सीपीयू के पास में जो प्रोसेस थी उसने वहाँ से इंटरप्ट कॉल करके उस प्रोसेस को बाहर निकाला और भेज दिया कहाँ पे, रेडी स्टेट में। इसलिए यहाँ पे बोला कि प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव में कभी भी प्रोसेस स्विच नहीं करेगी रेडी टू रनिंग टू रेडी स्टेट में। वाई? बिकॉज वहाँ पे हर एक प्रोसेस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हम वो देखते हैं आगे में। प्रोसेस स्विच फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट, एग्जांपल आरआर एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगर मैं प्रीएम्प्टिव की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोसेस स्विच करेगी रनिंग टू रेडी स्टेट एंड अगेन स्विच फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट ऑल्सो। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूंगा आपको तो वो रहेगा आरआर एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आरआर स्टैंड फॉर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट वन है हमारे यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अभी हमने तो प्रीएम्प्टिव देख लिया है, अभी हम देखते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। वंस द सीपीयू हैज बीन अलोकेटेड टू अ प्रोसेस, द प्रोसेस कीप्स द सीपीयू अंटिल इट रिलीजेस सीपीयू आइदर बाय टर्मिनेटिंग और बाय स्विचिंग टू वेटिंग स्टेट। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर एक बार कोई प्रोसेस सीपीयू को अलॉट हो चुकी है तो वो प्रोसेस उस सीपीयू को तब तक के रिलीज नहीं करेगी जब तक के उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन विद द सीपीयू कंप्लीट ना हो जाए और वो प्रोसेस स्विच नहीं कर लेती फ्रॉम सीपीयू टू अनदर आईओ डिवाइस, क्योंकि आईओ डिवाइस के लिए जाएगी तो वो वेटिंग स्टेट में भी जा सकती है। दैट मीन्स अगर एक प्रोसेस सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूट हो रही है और अगर कोई दूसरी प्रोसेस रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन और उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा रहेगी, फिर भी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में प्रोसेसर उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वो प्रोसेस उस प्रोसेसर को रिलीज नहीं करेगी, वो कितना भी क्रिटिकल टास्क हो। दैट मीन्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है उस एग्जांपल में जैसा बताया था कि एक्सीडेंटल पर्सन अगर है तो उसको पहली प्रायोरिटी डॉक्टर दे रहा है, सो दिस इज द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है कि एक एक्सीडेंटल पर्सन आया हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, बट स्टिल डॉक्टर क्या बोल रहा है कि जब तक के मेरे पास में जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए तब तक के मैं एक्सीडेंटल पर्सन की ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। When a process enters the state of running, the state of that process is not deleted from the scheduler until it finishes its service time. Means जब हम एक प्रोसेस को अलॉट करेंगे सीपीयू को, दैट मीन्स जब वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में रहेगी वो प्रोसेस का स्टेट डिलीट नहीं होगा शेड्यूलर में से जब तक के वो प्रोसेस पूरी तरीके से टर्मिनेट ना हो जाए विद द सीपीयू, या फिर वो प्रोसेस स्विच ना कर ले फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट। कुछ भी हो जाए प्रोसेसर उस प्रोसेस को रिलीज नहीं करेगा, ना वो प्रोसेस उस प्रोसेसर को रिलीज करेगी। कब तक के, जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए, या फिर अगर उस प्रोसेस को आईओ डिवाइस की ज़रूरत है तो वो आईओ डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करे, और आईओ डिवाइस अगर अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, वेटिंग स्टेट में। जैसे ही वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में गई, सीपीयू इज फ्री, नाउ सीपीयू इज रेडी टू टेक द न्यू प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ नॉन प्रीएम्प्टिव की, तो इसका थ्रूपुट इज हाई एज कम्पेयर टू प्रीएम्प्टिव। इसका थ्रूपुट जो वो हाई रहेगा। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर आरटीएस। अगर यहाँ पे प्रोसेस की प्रायोरिटी को कंसिडर अगर ये नहीं कर रहा है तो ये सुटेबल नहीं रहेगा हमारा आरटीएस के लिए। दैट मीन्स रियल टाइम सिस्टम। प्रोसेस हैविंग एनी प्रायोरिटी कैन गेट शेड्यूल। प्रोसेस की कोई भी प्रायोरिटी रहो वो उसी तरीके से उसको सिक्वेंशियली शेड्यूल करने वाला है। यहाँ पे प्रायोरिटी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट ट्रीट्स ऑल द प्रोसेस एज इक्वल। दिस इज द मेन पॉइंट जो मैंने आपको प्रीएम्प्टिव में बताया था कि प्रीएम्प्टिव में क्या हो रहा था, इट डजंट ट्रीट ऑल द प्रोसेस एज इक्वल, बट नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या हो रहा है, इट ट्रीट्स ऑल द प्रोसेस एज इक्वल। मीन्स अगेन डॉक्टर का एग्जाम्पल, एक्सीडेंटल पर्सन है तो उसको पहले ट्रीटमेंट दे रहा है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या आ रहा है कि एक्सीडेंटल पर्सन अगर है फिर भी हम उसको पहले ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, जो प्रीवियस है हम उसको पहले ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आफ्टर दैट हम एक्सीडेंटल पर्सन को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टिव। इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि इट ट्रीट्स ऑल द प्रोसेस एज इक्वल। मीन्स एक्सीडेंटल पर्सन को भी उस डॉक्टर ने एक नॉर्मल पेशेंट ही समझा हुआ है। एल्गोरिदम डिज़ाइन इज सिंपल। और यहाँ पे अगर ये सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसका जो एल्गोरिदम रहेगा वो भी क्या रहेगा, सिंपल ही रहेगा।
प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, यहाँ पे प्रोसेस सिर्फ स्विच करेगी फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। जैसा कि प्रीएम्प्टिव में क्या हो रहा था, रनिंग टू रेडी स्टेट में प्रोसेस डायरेक्ट जा रही थी, वाई बिकॉज इंटरप्ट कॉल कर रहे थे हम, बट यहाँ पे इंटरप्ट कॉल नहीं होगा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में। प्रोसेस यहाँ पे रनिंग टू रेडी स्टेट में नहीं जाएगी, यहाँ पे प्रोसेस सिर्फ जाएगी रनिंग टू वेटिंग स्टेट, जो कि हमारा प्रीएम्प्टिव में भी जा रहा था, रनिंग टू वेटिंग स्टेट। प्रोसेस टर्मिनेट्स, यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट्स हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव की, तो वो रहेगा हमारा एफसीएफ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फॉलोइंग फिगर शोज द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग दिख रहा है, और राइट साइड में देखोगे तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग दिख रहा है। सो हम प्रीएम्प्टिव को सबसे पहले समझते, देयर आर टू प्रोसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। यहाँ पे देखो आप इंटरप्ट कॉल हो रहा है कि प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही थी, बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस 1 एक नई प्रोसेस आ गई प्रोसेस 2, और प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी हाई होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरप्ट कॉल करेंगे और पहले एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस 2 को। दैट मीन्स सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2। आफ्टर दैट प्रोसेस 2 आईओ डिवाइस को यूज करने के लिए गई हुई है। सो नाउ अगेन सीपीयू गेट फ्री। सो हम अब फिर से क्या कर रहे हैं, प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूशन के लिए ला रहे हैं। सो आप देखोगे पहले तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 की तरफ एरो गया हुआ है, देन प्रोसेस 2 से प्रोसेस 1। आफ्टर सम टाइम अगेन प्रोसेस 2 इज रेडी विथ फॉर एग्जीक्यूशन विद द सीपीयू। देन अगेन हम क्या, हमारा सीपीयू क्या होगा, स्विच करेगा फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2। आफ्टर दैट अगेन प्रोसेस 2 अगर एग्जीक्यूट हो चुके हैं टोटली, सो प्रोसेस 2 निकल जाएगी, अगेन सीपीयू गेट फ्री। सो वो फिर से किसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस 1 को। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम टू टाइम इंटरप्ट कॉल हो रहा है प्रीएम्प्टिव में, बट नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या बोला हुआ है कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 आर ट्रीट इक्वल सेम। यहाँ पे प्रीएम्प्टिव में दोनों को, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, प्रायोरिटी हम समझ ले रहे हैं, उसके बाद में उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट नॉन प्रीएम्प्टिव में हम क्या कर रहे हैं, सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। सो प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही थी सीपीयू के साथ में, आफ्टर सो प्रोसेस 1 कंटिन्यूसली अपना एग्जीक्यूशन चला रही थी, बट आफ्टर सम टाइम प्रोसेस 1 को अगर आई डिवाइस की जरूरत पड़ी तो वो आई डिवाइस को यूज करने के लिए गया, तब तक के जब सीपीयू फ्री रहेगा तब तक के हमने प्रोसेस 2 को सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूट करा है। आफ्टर सम टाइम प्रोसेस 2 के आई डिवाइस के लिए गई हुई है वेटिंग स्टेट में। सो अगेन हमारा सीपीयू फ्री हुआ तो हम अगेन प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कराएंगे, अगेन प्रोसेस 2, अगेन प्रोसेस 1, इस तरीके से दोनों की दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी इस डायग्राम में आपको प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 ही दिख रहा है, बट एक्चुअल में जब प्रोसेसेस एग्जीक्यूट रहेगी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस नहीं रहने वाले, यहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोसेस होगी। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। These are the some scheduling criteria. There are many different criteria to check when considering the best scheduling algorithm. अगर there are various types of scheduling algorithm जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, जैसा कि FCFS हो गया, HJF हो गया, HJF में प्रीएम्प्टिव HJF है, नॉन प्रीएम्प्टिव HJF है, RR शेड्यूलिंग हो गया, उसके बाद में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हम रैम के ऊपर में अप्लाई करते हैं। सो इनमें से बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सा रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। हमको ये देखना है कि कितने परसेंट तक के हम सीपीयू को यूटिलाइज कर सकते हैं। कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। जो एल्गोरिथम ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू का टाइम यूज कर सके, ऐसे एल्गोरिथम को हमको फाइंड आउट करना है। अगर मुझे डिसाइड करना है बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सा है, तो उसको मैं बोलूँगा सीपीयू यूटिलाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन इज थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहा है हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट। जैसे आपको माइक्रो प्रोजेक्ट में भी एक माइक्रो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है कि आपको सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को रिव्यू करना है। आफ्टर दैट एक सेम एग्जाम्पल को डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट आपको एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है और फाइनली कंक्लूजन लिखना है विच एल्गोरिथम इज बेस्ट फॉर शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस। सो ऑन दिस क्राइटेरिया यू कैन डिसाइड विच वन इज बेस्ट।
Next one is turnaround time, amount of time to execute a particular process. The interval from the time of submission of a process to the time of completion is a turnaround time. Turnaround time मतलब क्या होता है कि कब हमने प्रोसेस को रेडी क्यू में डाला हुआ है, कब वो फाइनली टर्मिनेट होके बाहर निकले. That means the time between starting the execution of process till the ending the execution of process. इन दोनों के बीच का जो टाइम रहेगा उसको हम बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम. दैट मीन्स रेडी क्यू में प्रोसेसेस आ चुकी है, दैट मीन्स अभी प्रोसेसेस रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन. अभी रेडी क्यू में अगर है तो रेडी क्यू में से प्रोसेसेस सीपीयू के पास में फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, वो सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूट होगी. अगर उस प्रोसेस को आईओ डिवाइस की ज़रूरत है तो वो आईओ डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगा. आईओ डिवाइस अगर अवेलेबल है तो आईओ के साथ में वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर आईओ डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो वेटिंग स्टेट में जाएगा. एंड आफ्टर सम टाइम जब आईओ डिवाइस अवेलेबल होंगे तो आईओ डिवाइस को यूज करते हुए वो फिर से कहाँ पे आएगा, रेडी क्यू में. दैट मीन्स रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस आएगी, हम रेडी क्यू को ही बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अल्सो. जॉब क्यू को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. सो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में जो प्रोसेसेस रहेगी वो अगर एक बार बाहर निकल गई तो उसका टर्न अराउंड टाइम शुरू हो जाएगा. दैट मीन्स द टाइम बिटवीन सेंडिंग द प्रोसेस टू द प्रोसेसर फॉर द एग्जीक्यूशन टू प्रोसेस टर्मिनेट्स इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम. यहाँ से प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, एक पॉइंट से प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ए, और पॉइंट बी पे जाके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, उसको बोलेंगे हम टाइम पॉइंट बी. सो टाइम बिटवीन दिस टू पॉइंट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम. नेक्स्ट वन इज वेटिंग टाइम. अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू. जितना ज़्यादा टाइम, जो टाइम प्रोसेस अपना स्पेंड करेंगी वेटिंग क्यू में, डिवाइस क्यू में, फॉर वेटिंग द पर्टिकुलर आई डिवाइस, उसको हम बोलेंगे वेटिंग टाइम. दैट मीन्स एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर आई डिवाइस की ज़रूरत है तो प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी, बट एट दैट टाइम वो आई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम वो आई डिवाइस उस प्रोसेस के लिए अवेलेबल होगा. सो जब तक कि वो आई डिवाइस अवेलेबल नहीं तब तक कि उस प्रोसेस ने वेट किया उस डिवाइस क्यू में, जिसको हम बोलेंगे वेटिंग टाइम. अगर वहाँ पे उस प्रोसेस ने 15 मिली सेकेंड के लिए वेट किया हुआ है, सो वेटिंग टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज 15, और इसको हम बोलेंगे वेटिंग टाइम. सो ऑन द बेसिस ऑफ वेटिंग टाइम हम डिसाइड कर सकते हैं विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट. नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स टाइम. अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वॉज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, नॉट आउटपुट फॉर टाइम शेयरिंग इन्वॉल्वमेंट. सो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा कि मैंने यहाँ पे जॉब क्यू में से प्रोसेसेस रेडी क्यू में डाल दी. दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने जॉब क्यू में से प्रोसेसेस डाल दिए रेडी क्यू में, क्योंकि जॉब क्यू में जितनी भी प्रोसेसेस कंप्यूटर में प्रेजेंट रहती है वो अवेलेबल रहती है जॉब क्यू में, जो हमारा बेसिकली हार्ड डिस्क के ऊपर होता है. एंड आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस दो प्रोसेस आर गेट रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन. ऐसी प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब क्यू में से निकाल के रेडी क्यू में लाता है, बट रेडी क्यू में आने के तुरंत बाद उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर रेडी क्यू में नियर अबाउट 10 प्रोसेसेस है, सो वन बाय वन सभी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने वाली है. सो जब तक के, अगर मैं यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वन बाय वन प्रोसेस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होने वाली है, सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग ऑल द 9 प्रोसेसेस, प्रोसेस नंबर 10 जो रहेगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. बट आफ्टर executing all the 9 processes, okay, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द 9 प्रोसेसेस, जब 10 नंबर की प्रोसेस फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, सो उसको हम बोलेंगे, उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे रिस्पॉन्स टाइम. मीन्स व्हाट कि हमने एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल दिया हुआ है, बट रेडी क्यू में से वो प्रोसेस आफ्टर 20 मिली सेकेंड सीपीयू के पास में गई है. सो 20 मिली सेकेंड इज द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस P10. अब ये 20 मिली सेकेंड के बाद में क्यों गई है, क्योंकि प्रोसेस P10 के पहले प्रोसेस P1 से लेके P9 तक के प्रोसेसेस ऑलरेडी थी, और P1 टू P9 प्रोसेसेस वन बाय वन एग्जीक्यूट हुई, तो इन सभी प्रोसेस का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 20 मिली सेकेंड था. तब तक के प्रोसेस P10 रेडी स्टेट में रही. सो दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम. व्हाई? बिकॉज आफ्टर 20 मिली सेकेंड P10 प्रोसेस allotted टू द CPU. सो यहाँ पे हमारे P10 प्रोसेस ने फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स किया आफ्टर 20 मिली सेकेंड. दैट्स वाई दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम. सो ये सारी चीज़ें, ये सभी क्राइटेरिया हमको देखने पड़ेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया हम डिसाइड कर सकते हैं विच वन इज बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम.
सो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, थ्रूपुट होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है। अगेन रिपीट, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? ये टाइम बिटवीन द प्रोसेस स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस एंडिंग एग्जीक्यूशन, इसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस किसी आईओ डिवाइस के लिए वेट कर रही है उस आईओ डिवाइस के डिवाइस क्यू में, तो जितने टाइम के लिए वो वेट करेगी उसको हम बोलेंगे वेटिंग टाइम। एंड साइमल्टेनियसली अगर प्रोसेस रेडी स्टेट में जितना टाइम तक के रुकी रहेगी उसको भी हम बोलेंगे वेटिंग टाइम। उसके बाद में रिस्पॉन्स टाइम कि प्रोसेस रेडी क्यू में आने के बाद में फर्स्ट टाइम कितने टाइम फर्स्ट टाइम कब रिस्पॉन्स कर रही है, कितने टाइम के बाद में वो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कर रही है, वो टाइम मतलब रहेगा हमारा रिस्पॉन्स टाइम। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। एंड अगेन रिपीट, वेटिंग टाइम मीन्स व्हाट? प्रोसेस कितने टाइम के लिए डिवाइस क्यू में थी, कितने टाइम के लिए रेडी क्यू में थी, जो भी टाइम रहेगा वो रहेगा हमारा वेटिंग टाइम, वो रहेगा हमारा वेटिंग टाइम, क्योंकि प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ टाइम रेडी क्यू में जाती रहेगी। सो जब हम ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे तब हमको ये पॉइंट क्लियर होगा। एंड रिस्पॉन्स टाइम मीन्स व्हाट? कि फर्स्ट टाइम उसने रिस्पॉन्स कितने टाइम के बाद किया। सो दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम। सीपीयू यूटिलाइजेशन कि हम ट्राई करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कितने % तक के सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, एंड थ्रूपुट कितने पर्टिकुलर टाइम के अंदर में कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है। सो दीज आर द डिफरेंट शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। यहाँ पे so these are the MSBT question. Define scheduling, list the objective of scheduling, draw and explain the CPU burst and IO burst cycle, explain preemptive and non-preemptive scheduling। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनेगा कंपेयर preemptive and non-preemptive scheduling जो आपको सॉल्व करना है। लास्ट वन इज लिस्ट एंड एक्सप्लेन द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। समरी ऑफ लर्निंग, आज हमने पढ़ा अबाउट द शेड्यूलिंग और उसके टाइप्स, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होगा और एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं वो। थैंक यू।